हेलो एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। तो इस चैप्टर से हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो देखिए, आज देखते हैं इस चैप्टर का प्रश्न है। तो संविधान क्यों और कैसे, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या है। तो संविधान जैसे आप भारत को ही ले लीजिए, तो भारत राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है। तो यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये संविधान है। संविधान क्यों जरूरी है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। संविधान क्या है और संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान क्यों, तो संविधान एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती है संविधान की, ताकि एक व्यवस्थित समाज की स्थापना हो और उसमें निश्चित नियम और आदर्श हो। तो इसके लिए संविधान जरूरी होता है। संविधान इसी व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए संविधान जरूरी है। संविधान समाज के, और दूसरी बात है कि संविधान शासन के प्रकार तथा शासन के विभिन्न अंगों की प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों का निवारण करता है संविधान, और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। दोनों के बीच जो है संविधान शासन के प्रकार तथा शासन के विभिन्न अंगों की प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियां का निर्धारण करता है। जो शक्ति है उसको निर्धारित करता है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो शासन संविधान, और तीसरी बात यह है कि संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है। शासन का जो शक्ति है उसको सीमित करता है, और शासन को निरंकुश शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है, मनमानी करने से रोकता है, इसलिए संविधान जरूरी है। और चौथी बात है कि संविधान समाज का एक आईना होता है, और यह समाज के बुनियादी लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाता है। संविधान क्या है, समाज का एक आईना है जो बुनियादी लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाता है। समाज का जो लक्ष्य होता है और उसका जो आदर्श होता है उसको दर्शाता है, इसलिए संविधान को हम एक आईना भी कर सकते हैं। और पांचवा बात है कि संविधान नागरिक के अधिकारों को स्पष्ट करता है। जो नागरिक का अधिकार है वह संविधान ही स्पष्ट करता है, और उन्हें मान्यता भी प्रदान करता है संविधान। तो ये संविधान क्यों जरूरी है, तो संविधान समाज को व्यवस्थित, एक समाज और इसकी व्यवस्थित समाज की रचना और उसके नियम आदर्श की आवश्यकता के लिए संविधान जरूरी है, ताकि उसको व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। तो इसलिए संविधान जरूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट हमने अभी बताया संविधान क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, और यह ख में है कि यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ग है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। घ यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, वो पूछ रहा है। कार्य है वो नहीं, कार्य नहीं है वो। तो यह नागरिकों का अधिकार की गारंटी देता है। संविधान गारंटी तो देता है, तो यह कार्य है, तो ये नहीं होगा। और ख में है कि शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों का अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन। तो संविधान जो है शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। और गा है कि सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग, नहीं, संविधान सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। घ में है कि ये संविधान का एक काम नहीं है सुनिश्चित करना, ये तो जनता का काम है सुनिश्चित करना कैसे प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये घ है, यह कुछ साझे मूल्यों के अभिव्यक्ति करता है। तो संविधान साझे मूल्यों के अभिव्यक्ति करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि संविधान का कार्य नहीं है। तो संविधान का यह कार्य नहीं है कि सत्ता में अच्छे लोग आए सुनिश्चित करने का, संविधान का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। तो संसद को अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों के कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी।
तो इनमें से कौन सा कथन इस बात का बेहतर दलील देगा? तो घ में है कि संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, तो इसका सबसे बेहतर जो है इसमें लग रहा है संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, यह सबसे बेहतर दलील दे सकता है। सबसे बेहतर ऑप्शन होगा यह संविधान की प्रामाणिकता देने का। तो संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। तो संसद है क्या, इसको थोड़ा जानिए। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद क्या है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद के राष्ट्रपति तथा दो सदन, भारतीय संसद राष्ट्रपति से और दोनों दो सदन से मिलकर के बना होता है। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा यानी राज्यों का परिषद, और लोकसभा जिसको लोगों का सदन कहा जाता है या लोगों का सभा कहा जाता है, उसको लोकसभा कहते हैं। तो संसद में क्या हो जाएगा? संसद किस किस से बना है? राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, क्योंकि संसद में ही सारे कानून बनते हैं, सारे नियम और कानून संसद में ही बनते हैं। तो राष्ट्रपति, और एक लाइन और थोड़ा जानिए कि राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने का या फिर स्थगित करने का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने का या फिर भंग करने का राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ग हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात को बेहतर दलील देगा कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। तो संसद, अभी हम लोग संसद के बारे में जाने, संसद है क्या? तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तीनों होता है संसद में। और संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद के में जो जैसे राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा और राज्यसभा तीनों, तो ये इसका सबसे अच्छा दलील देगा संविधान के ऑप्शन का। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो सरकार के गठन का में दिया हुआ है कि सरकार के गठन, उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, तो सही है। इसका राइट आंसर राइट होगा, क्योंकि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत, तो ये सही होगा, क्योंकि सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्वेश्चन ख है कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, तो ऐसी नहीं है, गलत हो जाएगा ऑप्शन, गलत है। नेक्स्ट है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आदर्श और मूल्य भी होता है संविधान का, सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। और घ में है संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, तो सही है संविधान, क्योंकि संविधान एक नागरिक को सही पहचान देता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही, ये सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं कि भारत संविधान के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताइए। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जो ऑप्शन जो दिया हुआ है कथन, उसको बताने बोल रहा है कि सही है या नहीं। तो देख लेते हैं। काम में दिया हुआ है कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, न कि वयस्क मताधिकार पर। सीमित मताधिकार थे उस समय, वयस्क मताधिकार नहीं था। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधात्मक बनाने का प्रयास किया गया था। और ख है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा जो थी उसके बारे में आम सहमति नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिए गए जिस पर सदस्यों में मतभेद था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया है, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों से हमारा संविधान को लिखा गया है, लिया गया है। और लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है, यह कहना गलत हुआ, क्योंकि संविधान में मौलिकता है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत है, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू के रिपोर्ट 1928 का नेहरू रिपोर्ट और भारत अधिनियम 1935 यह भी हमारा संविधान में है, तथा अन्य विकासवादी स्रोत भी हमारा संविधान में है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि इसमें मौलिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में दो उदाहरण दे। खा है कि संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। तो इस बारे में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। तो इन दोनों को नाम दिया जा सकता है। कहा है कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार से किया हुआ है कि समवर्ती सूची में 47 विषय 47 सब्जेक्ट को लिया गया है, और केंद्रीय सूची में 97 विषय को, प्रांतीय सूची में 66 विषय को लिया गया है। तो इस तरह से इसमें बंटवारा किया गया है कि इसका उलटफेर करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है, संविधान जनता की आशा है और आकांक्षाओं का केंद्र है। तो संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है, क्योंकि पहला कारण है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और दूसरा है मौलिक अधिकार। इसलिए संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? तो किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों व प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियां व जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रहकर कार्य करें तथा अपने जिम्मेदारियों का पालन करें। तथा इस तरह का निर्धारण ना हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी देश के लिए संविधान में शक्तियां और जिम्मेदारियां का साफ साफ निर्धारण जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? तो शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में ना पड़े और वे अपना विकास कर सके। और दूसरी है कि शासकों की शक्तियां पर अंकुश लगाने के लिए, ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन ना किया जा सके। तो लोगों को मनमानी तरीके से शासन ना करे लोग, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए, शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान जरूरी है, ताकि शासकों की शक्ति पर अंकुश लगाया जाए और निरंकुश होने से बचाया जा सकता है, और लोगों की स्वतंत्रता के खतरा भी ना पड़े। इसलिए इसका अगर लोग को स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों की स्वतंत्रता जो है लोग को खतरे में ना पड़े और उनका विकास पर इसका असर ना पड़े, तो इसलिए संविधान जरूरी है। और तीसरा है कि सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार न दिए होंगे। तो आज का दौर में आज का जो दौर चल रहा है उसमें कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार न दिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिका सेना के कब्जे में था। उस समय अमेरिका जो था सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को संसद ना हो। क्या आपको लगता है
सॉरी, जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो, क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? तो जब जापान बन रहा था, जापान में जब संविधान बन रहा था, तो उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। उस समय जापान पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया एवं जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया था, जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था और भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको लिखा गया था, जिसको जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया था, क्योंकि उस समय जापान पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसलिए जापान का जो संविधान था अमेरिकी सेना के निगरानी में लिखा गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को उत्तर क्या देते? तो शिक्षक होने के नाते हम रजत को उत्तर देते, रजत को समझाते कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है, लेकिन पुराना नहीं है, क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती है। आज भी हम जो संविधान में, हमारा संविधान में जो मूल बातें हैं आज भी प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। हमारा संविधान को ऐसा प्रावधान संविधान में दिया गया है कि आप इसे परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो संविधान की भाषा कठिन अवश्य है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं है कि इसका मूल भाव व उद्देश्य आम आदमी तक ना पहुंचाया जा सके, आम आदमी इसको ना समझ पाए। इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। और तो इसका जो है, इसका भाषा इतना कठिन भी नहीं है ताकि आम आदमी ना समझ सके। तो इसलिए जो हमारा संविधान है पुराना नहीं है। पुराना होते हुए भी आज इसमें जो पुरानी बातें जो कही गई है, जो लिखी गई है, और आज भी हम उस बातें को उसमें आज भी हम उस बात को प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष लिए। पहला है हरवंश, जिसका नाम है, उसने पक्ष लिया कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। तो इसे को हम इस प्रकार आंसर दे सकते हैं कि हम हरवंश की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान ने चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से किसी पक्ष के शासन से भारत में लोकतांत्रिक ढांचा बनाने में सफलता प्राप्त की है। और खा में है, नेहा का कथन है कि संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए संविधान असफल है। तो हम नेहा को बातों से सहमत है, क्योंकि संविधान में समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे का बढ़ाने का वायदा भी किया गया है। इसे काफी हद तक प्राप्त भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजिमा का कथन है कि संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। बिल्कुल सही है। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। तो हम नेहा को बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान कहीं पर असफल हुआ है तो वह हमारे कारण असफल हुआ है। संविधान के बनाने वालों ने ऐसी संस्थाएं व व्यवस्थाएं दी हैं जिनमें हमारे समाज की सभी समस्याओं का हल है। समाज निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में ऐसा प्रावधान किया है ताकि हमारे जो संस्थाएं हैं और जो हमारी जो समस्याएं हैं उसको समाधान किया जा सके, जिससे हमारे समाज की सभी प्रकार की समस्याओं को हल निकाला जा सके। इस तरह का प्रावधान दिया हुआ हमारे संविधान में। संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार का संविधान में इसका प्रावधान दिया है। तो अब इस चैप्टर से जो और अतिरिक्त क्वेश्चन बन सकता था, उसको हम लोग लेकर के आए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन को, तो उसको भी देख लेते हैं।
तो जो और क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को शामिल किया गया है, उसका वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में निम्न देशों के प्रावधान को शामिल किया है, जैसे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला सरकार का संसदीय स्वरूप, और तीसरा कानून में शासन का विचार, चौथा विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, पांचवा कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि ब्रिटिश के संविधान से हमारा संविधान में लिया गया है। और दूसरा है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहला तो बात है जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रकार के एग्जाम में, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हमेशा हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ही देता है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, मौलिक अधिकारों की सूची को। और दूसरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। और तीसरा आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड से लिया गया है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत का। कनाडा के संविधान से लिया गया है एक संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान का कार्य का वर्णन इस प्रकार है, जैसे पहला है संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। और दूसरा है कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। और तीसरा है कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और चौथी बात यह है कि संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियां का निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है निर्णय लेने की शक्ति विशिष्टताओं के लिए होती है। और दूसरा है सरकार की संविधान से हमें निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। दूसरी है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, ताकि सरकार निरंकुश न हो। सरकार की शक्ति पर शक्ति की सीमा पर उसको शक्ति पर सीमा लगाई जाए, तो इसलिए संविधान जरूरी है। और तीसरी बात है कि समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समाज का जो आकांक्षा है, जो लक्ष्य है, वह संविधान से ही पूरा होता है। तो इसको आकांक्षा, समाज के आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। चौथी बात है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान, हमारा संविधान से ही राष्ट्र की बुनियादी पहचान मिलती है, इसलिए संविधान जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित हुआ और विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था, तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया था इसको, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तब से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग, जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो सरकार के 3 अंग होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सरकार का कोई भी अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, कोई भी अंग हो, संविधान से ऊपर नहीं है। चाहे कोई भी अंग क्यों नहीं हो, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये सभी अपनी शक्तियों व क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये सभी अपनी अपनी शक्तियों के लिए संविधान पर भी निर्भर होती है। इसलिए संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? जैसे हमारा संविधान, भारत का संविधान लचीला भी और कठोर भी है, तो आइए देखते हैं कि लचीला और कठोर संविधान से क्या समझते हैं। तो लचीला संविधान से अभिप्राय है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं। हमारा संविधान में उसी तरह का है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, समय के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन करके परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए यह संविधान, हमारा संविधान लचीला भी है। तथा कठोर संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहते हैं। तो हमारा संविधान में कठोर संविधान भी है, जिसको आप सरलता से इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लचीला व कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। तो बिल्कुल सही है, भारत में लचीला और कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था और 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना का मुख्य प्रस्ताव को बताइए। तो इस योजना का कैबिनेट मिशन जो योजना था, इसका मुख्य प्रस्ताव था, प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों का 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया था। एकल संक्रमणीय पद्धति जिसके द्वारा राष्ट्रपति को भी आज चुना जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तीसरा उनके परामर्श से तय किया गया तरीका, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का जो तरीका था उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों का प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग बनाते हैं। इस चैप्टर के जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप निम्न प्रकार से है। जैसे पहला है, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अब संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए आप प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाममात्र की थी। सबसे भारी मात्रा में कांग्रेस ने ही जीता था संविधान सभा में, और इसीलिए यही कारण था कि संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी और जो विरोधी दल थे उनकी संख्या नाममात्र की थी। और दूसरी बात है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ था। 9 दिसंबर को आरंभ किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की शुरुआत हुई थी और 11 दिसंबर जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, तो उनको चुन लिया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर को उनको अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्देश्य प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। और इस उद्देश्य के प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। कब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था इसको। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा, क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे उस समय, 22 भाग थे और 8 सूचियां थी उस समय। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संगठनात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्रोत का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम है इसका भारतीय संविधान का स्रोत। भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। तो जो भारतीय संविधान का स्रोत है वह ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसको हम देखते हैं। तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था सरकार का संसदीय रूप, संसदीय प्रणाली जिसको बोलते हैं, तो संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से। और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय यहीं से हुआ था। कानून के शासन का विचार, इसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका भी ब्रिटेन के संविधान से। कानून निर्माण की विधि तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशकता, तो और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था जिसको बोलेंगे। और दूसरा लिया गया था अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।